नमस्कार, चार के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग से जुड़ी है, जिन्होंने सीएम योगी के डर से अवैध मकान पर खुद ही हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया। बताएंगे आपको पूरा बवाल। फिर दूसरी खबर में बात अखिलेश यादव की तंज की, जो सीधे सीधे बीजेपी पर थी। फिर तीसरी खबर में बात उपराष्ट्रपति चुनाव की, जहां सीएम राधाकृष्णन की जीत पर कांग्रेस सांसदों ने बड़ा दावा किया है। बताएंगे आपको क्या बोले कांग्रेसी। फिर चौथी खबर में बात धर्मांतरण की, जो आगरा में देखने को मिली, जहां हिंदुओं के साथ बर्बरता की सभी हदें पार कर दी गई। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर संभल से है, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग के मकान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बात शुरू होती है उनके मकान से, जिसे प्रशासन ने अवैध करार दिया। प्रशासन का कहना है कि यह मकान बिना सही अनुमति के और स्थानीय नियमों को तोड़कर बनाया गया था। जब इस मकान पर कार्रवाई का आदेश हुआ तो संभल में हंगामा मच गया। जियाउर रहमान बर्ग संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद है। इस मामले में जब प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो बर्ग ने खुद ही अपने मकान के कुछ हिस्सों को तोड़ना शुरू कर दिया। बता दूं कि ये कार्रवाई एसडीएम के आदेश के बाद हो रही है। फ्रंट के 151 वर्ग फीट एरिया को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। सांसद जियाउर रहमान बर्ग मजदूरों से खुद मकान का अवैध हिस्सा तोड़वा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने ये कदम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त नीतियों के डर से उठाया है। योगी सरकार पिछले कुछ सालों से अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर चलाने के लिए जाने जाते हैं। लोग इसे बुलडोजर बाबा की कार्रवाई के नाम से भी पुकारते हैं। जियाउर रहमान बर्ग का कहना है कि ये कार्रवाई उनके खिलाफ सियासी साजिश का हिस्सा है। उनका दावा है कि चूंकि वो सांसद में अल्पसंख्यक समुदाय के हक की बात करते हैं, इसीलिए बीजेपी सरकार उन्हें निशाना बना रही है। वो कहते हैं कि ये कार्रवाई बदले की भावना में की जा रही है, ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। दूसरी तरफ प्रशासन का रुख साफ है। उनका कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह कानूनी है। मकान बिना अनुमति बनाया गया था और इसे नियमों के हिसाब से ठीक करना मुमकिन नहीं था। इस मामले ने संभल में सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। बीजेपी समर्थक इसे कानून का पालन बता रहे हैं। उनका कहना है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और अवैध निर्माण पर कार्रवाई जरूरी है। वहीं समाजवादी पार्टी इसे अपने सांसद के खिलाफ सियासी साजिश बता रही है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी इस तरह की कार्रवाइयों से विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। स्थानीय लोगों में भी इस मुद्दे पर अलग अलग राय है। कुछ लोग प्रशासन के कदम को सही ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नियम तो सभी के लिए बराबर है। इस विवाद का असर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रही सियासी जंग पर भी पड़ सकता है। ये देखना बाकी है कि ये मामला आगे कैसे बढ़ता है और इसका सियासी नतीजा क्या निकलता है। दूसरी खबर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से जुड़ी है। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उनका कहना है कि बीजेपी की गलत नीतियों ने उत्तर प्रदेश के युवाओं और छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। अखिलेश ने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी की नीतियां सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने और दिखावे के लिए है। इनका जमीन पर कोई फायदा नहीं दिख रहा है। यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। बीजेपी की गलत नीतियों ने छात्रों, नौजवानों का भविष्य खराब कर दिया है। शिक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ कभी नहीं हुआ है जैसा बीजेपी सरकार में हो रहा है। अखिलेश का ये हमला खास तौर पर दो बड़े मुद्दे शिक्षा और रोजगार पर था। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। युवा नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी की नीतियां सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। आम आदमी, खासकर युवा, इन नीतियों से परेशान है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बीजेपी को घेरा। अखिलेश का कहना है कि स्कूलों और कॉलेजों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है और शिक्षकों की कमी भी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों की भर्ती में भी देरी हो रही है। कई बार भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप भी सामने आते हैं, जिससे युवाओं का भरोसा
टूट रहा है। अखिलेश ने बीजेपी पर एक और गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के खिलाफ भेदभाव कर रही है। उनकी नीतियां समाज को बांट रही है और सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचा रही है। अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी सिर्फ सियासी फायदा उठाने के लिए ऐसी नीतियां बना रही है जिसका आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। अखिलेश अपनी पार्टी को मजबूत करने और युवा वोटरों को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनका ये बयान बीजेपी के खिलाफ एक सियासी हथियार की तरह है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस हमले का जवाब कैसे देती है। क्या बीजेपी इन आरोपों को खारिज करेगी या कोई जवाबी हमला बोलेगी? ये सियासी जंग आगे कैसे बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते तीसरी खबर की ओर जो उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की जीत को बीजेपी और उनके गठबंधन एनडीए की बड़ी जीत मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस के 2 सांसदों इमरान मसूद और तनुज पुनिया ने इस जीत पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इमरान मसूद ने कहा कि राधाकृष्णन की जीत उनकी अपनी योग्यता की वजह से नहीं हुई है। ये जीत बीजेपी की सियासी ताकत और संसाधनों का नतीजा है। उनका दावा है कि बीजेपी ने अपने गठबंधन की ताकत का इस्तेमाल किया, साथ ही विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए कई सियासी हथकंडे अपनाए हैं। इस वजह से विपक्ष इस चुनाव में मजबूत चुनौती नहीं दे सका। उन्होंने कहा कि परिणाम में हमारे वोट शेयर में 14% की बढ़ोतरी हुई। पहले ये 26% था, अब ये 40% है। विपक्ष कुछ खो नहीं रहा बल्कि पा रहा है। जिस तरह का माहौल देश में बना है, बदलाव जरूर आएगा। इंडिया गठबंधन ने अपना पूरा प्रयास किया, सरकार ने अपना पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी कोई सेंध नहीं लगा पाए। वहीं तनुज पुनिया ने इस जीत को और भी गंभीरता से लिया। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उनका कहना है कि बीजेपी की रणनीति देश में एक तरफा सत्ता कायम करने की है। वो जानबूझकर विपक्षी दलों को कमजोर कर रहे हैं ताकि उनकी आवाज को दबाया जाए। पुनिया ने यह भी कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस हार से सबक लेंगे। वो भविष्य में और मजबूती से लड़ेंगे और बीजेपी को टक्कर देंगे। उन्होंने कहा, जहां तक 300 और 452 वोटों की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। जिन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की है उनका कुछ निजी प्रभाव रहा होगा, लेकिन वो सांसद छीन सकते हैं, जनता नहीं छीन पाएंगे। जनता का रुझान इंडिया गठबंधन की ओर है, वो जनता का रुख नहीं बदल पाएंगे। शुक्र है कि कांग्रेस कह रही है कि क्रॉस वोटिंग हुई है, वरना जिस तरह का माहौल विपक्ष ने बनाया था उसके हिसाब से लगा था कि विपक्ष फिर बोलेगा कि वोट चोरी हुई है। इस मामले में सवाल यह उठता है कि विपक्ष इस हार से कैसे उभरता है। क्या कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल कोई नई रणनीति बनाएंगे या फिर बीजेपी की सियासी ताकत के आगे उनकी चुनौती और कमजोर होगी? ये देखना बाकी है कि आने वाले समय में सियासी समीकरण कैसे बदलते हैं। बढ़ते चौथी और आखिरी खबर की ओर जो आगरा से है, जहां धर्मांतरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी राजकुमार लालवानी को 10 दिन की हिरासत में लिया है। आरोप है कि लालवानी और उनके साथियों ने हिंदुओं को जबरदस्ती या लालच देकर धर्म बदलने के लिए मजबूर किया। हाथों से कलावा काटने और माथे से तिलक हटाने का दबाव बनाया जाता था। कहा जाता था कि घर से मूर्ति हटा दो। इतना ही नहीं, पुलिस ने ये तक बताया कि धर्मांतरण के लिए खून पिलाया जाता था और फिर मांस भी खिलाया जाता था। इस बात से स्थानीय लोग बहुत गुस्से में हैं। पुलिस को कई शिकायतें मिली थी। इन शिकायतों में कहा गया कि लालवानी और उनके साथी संगठित तरीके से धर्मांतरण की गतिविधियां चला रहे थे। इसके अलावा वो पैसे का लालच, दबाव और धमकियों का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच की और कई सबूतों के आधार पर लालवानी को हिरासत में लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां समाज में तनाव पैदा कर रही है। वो चाहते कि प्रशासन इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।